दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इंसानों के प्रजनन के बारे में। प्रजनन यानी क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे बनती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं। रिप्रोडक्शन काफ़ी बायोलॉजिकल टर्म है और ये एक काफ़ी शारीरिक इच्छा है, एक शारीरिक मांग है। पर कैसा होता है ना कि इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाएं, जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि ये सारी बातें आप अपने माता पिता से तो नहीं करते। ये सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में आते हैं, या ये जो सवाल सिर्फ आते हैं, ये आप जाके अपने ऊंची कक्षा के छात्रों से पूछते हैं या अपने सहपाठियों से पूछते हैं, जिनको खुद भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें हैं क्या। तो वो आपको काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, काफ़ी गलत जानकारियाँ देते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए हमारे सिलेबस में ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया है, डाला गया है। सबसे ज़रूरी बात, ये चैप्टर से एसटीडीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलती है, जागरूकता फैलती है। तो ये एसटीडीज़ है क्या? एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जब आप किसी के साथ प्रजनन करते हैं या फिर किसी के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार उनको जो बीमारियां होती हैं वो आपको भी लग सकती है। जैसे कि सिफिलिसिस है, वो गोहर्निया है, जिनके बारे में आपको खुद ही नहीं पता। आपको लगता है अरे हाँ, ये तो फोड़ी फोड़ी आ रही है, ये तो नॉर्मल सी बीमारी होगी कुछ, पर ऐसा नहीं है। कभी कभार अगर ये बीमारियों का इलाज नहीं होता तो ये बीमारियां जानलेवा बन सकती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के विषय पर बात करना। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडिडिमिस होता है, टेस्टिस होता है, वास एफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और यूरेथ्रा होता है। अब ये सब क्या है, अब ये अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये है टेस्टिस, ठीक है, ये है वास एफरेंशिया, ठीक है, ये एपिडेमिस है, ये वास डेफरेंस है, ये पूरा जो है ये वास डेफरेंस है, ये यूरेथ्रा है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब यहाँ से स्पर्म यानी कि मेल जर्म सेल, जैसे हम बॉटनी में बोलते थे ना कि, या फिर प्लांट्स में बोलते थे कि मेल जर्म सेल्स है, यहाँ पे उसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। बट ये स्पर्म के पहले पार्ट में वो मेल जर्म सेल्स होता है। धीरे धीरे जब ये यहाँ पर पहुँचता है ना, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तब तक वो स्पर्म में परिवर्तित हो चुका होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है ना, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर मेल जर्म सेल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर मेल जर्म सेल्स और सेरेटोली सेल्स होते हैं। अब ये सेरेटोरी सेल्स क्या करते हैं, ये मेल जर्म सेल्स को खाना पीना देता है, जिसकी वजह से वो बढ़े और आगे चलकर स्पर्म्स बने। तो कैसा होता है ना कि ये यहाँ से यहाँ जाता है। अब आप पूछेंगे कि वास एफरेंशिया की क्या ज़रूरत पड़ी। कैसा होता है ना कि ये जो ट्यूब्यूल्स है या लोब्यूल्स है, ये बहुत सारे प्रमाण में होते हैं। जैसे कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब इतने लोब्यूल्स को हम एक साथ तो नहीं डाल सकते ना वास एफरेंशिया में, या फिर एपिडिमिस में, या फिर वास डिफरेंस में भी। तो वास एफरेंशिया क्या करता है, इन सबको एक कर देता है। यहाँ पे सबको एक जगह पे ला देता है एपिडेमिस में। फिर एपिडेमिस से ये जाता है, सब एकजुट होके ये जाता है वास डेफरेंस में। फिर वास डेफरेंस से ये यहाँ पे आता है। अब ये सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, स्पर्म होता है और सीमेन होता है। अब सीमेन में क्या होता है, सीमेन में मेन पार्ट जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है और म्यूकस होता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, फिर से स्पर्म को एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना देता है। और जो म्यूकस है, ये स्मूथली यहाँ से यहाँ स्पर्म्स को जाने देता है, ठीक है। तो ये सब सेमिनल वेसिकल में मिलते हैं। फिर ये यहाँ से यूरेथ्रा से बाहर निकलता है स्पर्म, ठीक है।
हम फिर से एक बार याद कर लेंगे कि स्पर्म कहाँ से कहाँ जाता है। सबसे पहले ये जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे स्पर्म जनरेट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये रेटे टेस्टिस में जाता है। रेटे टेस्टिस भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तरह ही है। फिर वहाँ से ये वास एफरेंशिया में जाता है। फिर वहाँ से ही एपिडिडिमिस में जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि ये जो सब ट्यूब्यूल्स है सब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। वास एफरेंशिया एपिडेमिस तक ट्यूब्यूल्स को ले आता है, ठीक है। एपिडेमिस ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ट्यूब्यूल्स एक साथ मिलेंगे ही नहीं, जुड़ेंगे ही नहीं, तो शायद स्पर्म कभी भी बाहर, बॉडी के बाहर आ नहीं पाएगा। फिर ये जाता है वास डेफरेंशिया में, वास सेमिनल वेसिकल में जाता है और फिर यूरेथ्रा में जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और जटिल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मोस्टली बहुत बार क्या होता है कि ये प्रोसेस बॉडी के बाहर ही होता है। मोस्टली जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर ही सिचुएटेड होते हैं। बॉडी के बाहर होने का कारण यही है कि जो स्पर्म्स हैं उनको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि कम तापमान चाहिए होता है खुद को जीवित रखने के लिए। आगे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें होता है ओवरी, फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, यूट्रस और वजाइना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा आसान है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रोसेस है। ये जो ओवरी में क्या होता है ना, ओवम बनता है। ओवम यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ पे जाता है, या फिर यहाँ पे रुकता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर उसको स्पर्म मिला, ओवम को स्पर्म मिला और वो दोनों फ्यूज़ हुए, तो ये यहीं पे रहेगा 9 महीने तक, वरना फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स क्यों होते हैं। क्या होता है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, जब भी यहाँ पे ओवम आता है ना, तो एंडोमेट्रियम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को लगता है अरे ओवम आ गया, अभी तो ये बच्चा पैदा होगा, अब बच्चे को थोड़ा कुशन मुशन तो देना चाहिए ना, इतने मजबूत मसल्स के बीच में थोड़ा ना रखते हैं। तो इसलिए उसको ब्लड टिश्यूज़ और म्यूकस से बना हुआ एक प्यारा सा कुशन देता है हमारा बॉडी, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब क्या होता है कि थोड़ी दिनों बाद अगर स्पर्म नहीं आया, तो बॉडी को समझ में आ जाता है अरे ये तो बच्चा नहीं होने वाला अब। तो ये पहले ओवम चला जाता है वजाइना से बाहर। फिर ये जो एंडोमेट्रियम है ये हमारे मासिक दिनों के दरमियान, यानी कि पीरियड्स के दौरान, जिसे हम हमारे बायोलॉजिकल टर्म्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन को बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है और उसके अंदर सारा एंडोमेट्रियम फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा हुआ कि ओवरी से ओवम यहाँ पे आया, ईस्थमस में आके रुका, और फिर यहाँ से स्पर्म भी आया, तो ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर ये दोनों जाइगोट बनाएंगे और फिर यहाँ पे रह जाएगा। ये जो जाइगोट बनता है ये यहाँ पे रह जाता है, और फिर 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, और फिर ये बच्चा वजाइना के थ्रू निकलता है। और उसके बाद भी ये जो थिक एंडोमेट्रियम होता है ना, ये फिर बहुत मात्रा में बन जाता है, ठीक है। 9 महीने का पीरियड्स है वो सब यहाँ पे जमा होता है, और फिर जैसे ही बच्चा निकला उसके साथ साथ ये पूरा एंडोमेट्रियम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा, ये विषय समझ में आया होगा। कृपया अपने डाउट्स, सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल डिस्टिंक्ट बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।